हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि कृपया करके हमको एक ऐसा काबिल स्पेशल फोर्स वाला पुलिस टीम दीजिए जो हमारा प्रोटेक्शन करे। वो सनद रही है ये दरख्वास्त जो है जज साहिब कोई अपराधी नहीं, हम मंत्री कर रहा है। क्या प्लानिंग चल रही है इनके दिमाग में? हम वो स्पेशल फोर्स वाली टीम के प्रोटेक्शन में गुप्त स्थान पर आएंगे जिसके बारे में केवल उनको पता होगा या हमको, और नहीं वही हमको यहाँ लेकर आएंगे केस का सुनवाई के लिए, हम करेंगे और वापस उनके साथ वहाँ ही गुप्त स्थान पे चले जाएंगे, बस बात खत्म। ये अदालत ये मांग तभी मानेगी जब एसपी साहब की मंजूरी मिलेगी। एसपी सुबोध, क्या आपको कोई आपत्ति है? नहीं जज साहब, इनकी मांग वाजिब है। वाजिब मांग को कोर्ट नकार नहीं सकती, लेकिन इसके लिए एक जिम्मेदार ऑफिसर को गारंटी लेनी होगी कि कालीकांत ठाकुर को जहां रखा जाएगा वो लोकेशन किसी को पता न चले। अगर ये खबर लीक हुई तो इसका जिम्मेदार पुलिस महकमा और वो सीनियर पुलिस ऑफिसर होगा। कुछ तो नई चाल चल रही है 100%। सर, मैं अपनी ड्यूटी से पीछे नहीं हटूंगी। अपराधी कालीकांत ठाकुर को मैं ऐसी जगह रखूंगी जहां इन्हें किसी से कोई खतरा नहीं होगा। मुझे पता था सर कि ये ऐसी कोई डिमांड जरूर करेंगे, इसलिए मेरी पूरी तैयारी थी। ये जो हुरूर के सुरूर पर सवार हो तुम, बहुत जल्दी जमीन में पटकेंगे तुम्हें। चलो रे। The court is adjourned. जागृति, इनकी बातों में मत आना तुम। ये जरूर कोई ना कोई चाल चल रहे होंगे तुम्हें फंसाने के लिए। तुम्हें मुझ पे भरोसा है ना? Of course, खुद से ज्यादा। तुमने मुझे कहा था कि तुम मुझे छुड़ा लोगी, ये देखो। तुम घर जाओ, बाकी बातें हम घर पे करेंगे। गंगा माँ को लेकर तुम घर जाओ। मैं कालीकांत ठाकुर को एक सुरक्षित जगह पहुंचा कर आती हूँ। किस्मत भी गजब खिला दिखाती है। सालों पहले जो लड़ाई गीता ने शुरू की थी, आज उसकी बेटी वो लड़ाई जीत ही गई। जो हमारी औकात दिखाने की बात कर रहा था हम जितना लोगों की, आज उसकी औकात भी एक जितना ही नहीं दिखानी मौसी।
बस्ती इनका आशीर्वाद लेने आई हूँ। आपको आपके कर्म यहाँ ले आए हैं। जैसे अकड़ से चलते थे ना यहाँ पर इन सबके सामने सरकार बनके, तो आज एक मुजरिम बनके इन सबके सामने से आपको शर्मसार होकर गुजरना होगा। और वो जो सेफ हाउस जहाँ आप रहना चाहते हैं ना, उसका रास्ता भी यहीं से होकर गुजरता है। अरे रुक काहे गए तुम लोग? सालों बाद हमें इंसाफ मिला है। इस दुष्ट पापी को राम जी ने सजा दे ही दी। जश्न मनाने का समय है। ढोल नगाड़े रुकने नहीं चाहिए। बजाओ रे! जो तुम लोगों का जुबान कोयली बनकर चल रहा है ना, उसको एक बात याद दिलाई दे कि बब्बर से पिंजरा में बंद भी बब्बर से कहलाता है। ससुरा हमारे खून में अकड़ है। माना कि हमारे हाथ में आज हथकड़ी लगी है, परंतु हमारा सिस्टम और हमारा ताकत में नहीं लगी है। ये अंदर बैठे हुए भी तुम गुलामों को ऐसे राज करेंगे ना, कीड़ा मकौड़ा बना देंगे तुम लोगों को। जा रहे हैं हम अंदर, और ध्यान रहे कि बाहर हमारा आदमी लोग जो है ना, तुम लोग पर इतना कहर मचाएंगे कि तुम लोगों का आत्मा सूख जाएगा। क्या हुआ? आत्मा सूख गई? बड़े आए थे, अब नहीं मनाना चाहता। कालिका ठाकुर नाम है हमारा, हिम्मत दिखाएंगे बस। थू 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 थू। हिम्मत की बात आप ना ही करें कालीकांत ठाकुर तो बेहतर होगा आपके लिए, क्योंकि ये मेरी ही हिम्मत है जो आप इन हथकड़ियों में बंधे हैं कालीकांत ठाकुर। वर्दी में है, ड्यूटी पे है हम, इस वर्दी का मान रख रहे हैं, वरना आज यहाँ आप सबके साथ हम भी अपनी इस जीत के जश्न में शामिल होते। और जितनी हिम्मत थी हमारी बेटी है, उतनी ही हिम्मत उसकी बिंदी मौसी में भी है। इंसाफ का ऐसा ढोल बजाएंगे कि पापियों की रूह कांप जाएगी। बेइज्जती हो गई। हम चलिए, अब चले यहाँ से, चलो।
नहीं, यहाँ। यहाँ कहाँ? बस्ती में रखेंगे हमको? सेफ हाउस में रहना था ना आपको, तो इधर से ही जाना पड़ेगा। लेकर चलो। चीता गर्ल का वो दिखने में जितनी सुंदर है और उतनी ही अच्छे से स्पैर यानी भाला चलाती है। इस खूबसूरत भला के लिए मैं 3 करोड़ देने के लिए तैयार हूँ। जिस तरीके से मदद किया है ना इस चित्ता छोकरिया का, उसी तरीके से इस बच्चे को तैयार करके दरबार में लेकर आओ। उसका किस्मत लिखना है। छटपटा क्यों रहे हैं? ये तो गोबर से आपका शुद्धिकरण हो रहा है, जैसा आपने मेरी माँ का करवाया था। याद है ना? जैसी करनी वैसी भरनी। जोर सरकार। जोर सरकार। शांति मिल गई तेरी। अगर ना ही जमीन में हमको गाना चाहिए। यहाँ इस बस्ती में पहले से ही बहुत सारी यादें गड़ी हैं। अपने दिमाग पर से उस मिट्टी को हटाइए, याद आएगा। बात कर। ससुरा, कहीं हमारा एनकाउंटर करने तो नहीं आई है यहाँ? कुछ याद आया? अब हाँ, ये
याद आया बहुत वक्त पहले का बात है पर आया है बगावत हो गई थी बस्ती में और आग उग लग गई, तबाही मच गई थी। उसमें तुम्हारा माँ बाप भी था रे, हम श्रद्धांजलि देने आए थे यहाँ। तुम काहे हमें यहाँ लाए हो? इस बात से आगाह करने कालीकांड कि 12 साल पहले इस बस्ती में जो हुआ था ना, उसका गवाह पूरा गांव है। यहाँ के एक एक बस्ती वाले को पता है कि यहाँ क्या हुआ था और किसने किया था। क्या बात कर, पता है कौन? हमको बताओ किसने बर्बाद किया हमारा तुम्हारा परिवार को, बताओ हमको। बहुत जल्द पता लग जाएगा। कुछ सबूत ऑलरेडी है मेरे पास और कुछ का इंतजार है। जैसे वो सबूत मेरे पास आ जाएंगे ना, उस इंसान को छोड़ूंगी नहीं मैं। ऐसा केस तैयार करूंगी ना उसके खिलाफ कि उसकी बाकी की पूरी जिंदगी सलाखों के पीछे जाएगी। 12 साल पहले इस बस्ती में बहुत सारे निर्दोषों ने अपनी जान गंवाई थी। उसमें मेरे माँ बाबा भी शामिल थे। उन निर्दोषों की आत्मा को तभी शांति मिलेगी जब मैं उन्हें इंसाफ दिलाऊंगी और उनके दोषी को सजा। वैसे ताज्जुब की बात तो ये है कि 12 साल पहले भी आप यहीं खड़े थे, यही जगह थी। आप पूरी ताकत और अपनी सत्ता के बलबूते पर यहाँ खड़े थे और आज भी यहीं खड़े हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि सत्ता और ताकत छीन गई हाथों से, अब हाथों में है तो ये हथकड़ियां। आपने आज तक सिर्फ अपनी मर्जी चलाई और आज मैं जो चाहूं वो कर सकती हूँ। यहाँ इसी वक्त आपका एनकाउंटर कर सकती हूँ। मैडम आपने जैसे अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल किया था, इस बस्ती में हुए हत्याकांड की रिपोर्ट, फाइलें, पोस्टमार्टम रिपोर्ट सब बदलवा दी थी। गुरु तक को मार डाला था आपने। वैसे आज मैं आपका एनकाउंटर कर सकती हूँ, सारे सबूत मिटा सकती हूँ। पर अगर ऐसा मैंने किया तो फिर आप में और मुझ में फर्क ही क्या रह जाएगा। फिक्र मत कीजिए, ना घबराइए मत। मैं कानून अपने हाथों में नहीं लूंगी। आपकी आंखों में ना ये मौत का डर देखना था मुझे, आज वो साफ साफ नजर आ रहा। मेरी माँ ने मुझे सिखाया था कि ताकत अपने साथ जिम्मेदारी लाती है। ताकत का असली मतलब होता है सही का साथ देना और गलत को रोकना, और मैं वही करूंगी, पर वो भी कानून के दायरे में रहकर। तो मिस्टर कालीकांत ठाकुर, अब आप यहाँ रहेंगे। आपकी इस लोकेशन के बारे में आपको, मुझे और इन कमांडोज के अलावा किसी को नहीं पता। इस वक्त कोई नहीं जानता कि आप कहाँ हैं। ओह सॉरी, वो रास्ते में आते वक्त जो जंगली जानवर दिखे थे ना, उन्हें आपकी लोकेशन पता है। जंगली जानवर लोकेशन पता? क्या मतलब आई तुम्हारा? मतलब
आपके दुश्मनों से तो हम आपको जरूर बचाएंगे, लेकिन अगर किसी शेर, चीता या तेंदुआ ऐसे अचानक से हमला कर दे तो हम थोड़ी ना जिम्मेदारी लेंगे आपकी। काहे जिम्मेदारी नहीं लोगे भाई? है ना ये बड़े बड़े दो मुस्टंडे कमांडो, सारे ये रोकेंगे कि नहीं बोलो? अब शेर हमला कर देगा तो ये लोग अपनी जान बचाएंगे आपकी। नहीं रोकोगे? ठीक है, हम खुद ही अपने आप को बचा लेते हैं। शेर वेर आया ना तो बब्बर शेर खुद ही अपने आप को बचा लेगा। बस एक बार ये हथकड़ियां खोल दो। नहीं, उसका तो कोई चांस ही नहीं है। ऐसे कैसे खोल दो हथकड़ियां? कोर्ट का ऑर्डर है भाई आपको डबल हथकड़ी में रखने का। हाँ, लेकिन कपड़ों में जो अपने जिल्लत सही है, जो बेइज्जती हुई आपकी, उसका कुछ कर सकती हूँ मैं। उसके लिए आपके कपड़े बदलवाने का इंतजाम कर चुकी हूँ मैं। आप भी रहिए थोड़ी देर यहाँ ऐसे हथकड़ियों में, आपको भी तो महसूस हो घुट-घुट के जीना क्या होता है। चलिए, अभी आप लोगों की जिम्मेदारी है। देखिएगा ये किसी से फोन पे कोई बात ना कर पाए या किसी भी तरह से किसी और तक अपना ऑर्डर ना पहुंचा पाए। यस मैम। गुड। चलिए मंत्री जी, आज्ञा दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। और वैसे ये जो खिड़कियां है ना, यहाँ से देखिए शेर तो नहीं आएगा, लेकिन सांप का कुछ कह नहीं सकते। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल नितेश फैक्टेशन में। यहाँ आपको मिलेंगी रोचक तथ्य, कुछ सीखने को। जैसे इस चैनल पर हम बच्चों के लिए रोचक कहानियाँ, जानकारी भरे वीडियो और मजेदार एक्टिविटीज लेकर आते हैं, ताकि बच्चे सीखते सीखते हंसे और सोचें। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे जीव की जो देखने में किसी तारे जैसा लगता है, लेकिन ये कोई तारा नहीं, स्टारफिश यानी समुद्री तारा है। स्टारफिश समुद्र के अंदर पाया जाने वाला एक बेहद सुंदर और रहस्यमयी जीव है। इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे कोई रंग बिरंगा तारा समुद्र की गहराई में चमक रहा हो। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये मछली नहीं है? जी हाँ, स्टारफिश को मछली कहना गलत होगा, क्योंकि इसके पास ना रीढ़ की हड्डी होती है, ना दिमाग और ना ही खून। अब सवाल उठता है, बिना दिमाग और खून के ये जीव जिंदा कैसे रहता है? इसका जवाब है इसका खास वाटर वेस्कुलर सिस्टम। स्टारफिश अपने शरीर में समुद्र का पानी पंप करती है,
और उसी से अपने अंगों को चलाने, पकड़ने और खाने का काम करती हैं। आमतौर पर स्टारफिश की 5 भुजाएं होती हैं, लेकिन कुछ प्रजातियों में 10, 20 या यहाँ तक कि 40 भुजाएं भी हो सकती हैं। इसकी सबसे अद्भुत शक्ति है रीजेनरेशन, यानी अपने कटे हुए अंगों को दोबारा उगाने की क्षमता। अगर इसकी एक भुजा कट जाए तो वह दोबारा उग सकती है। और कभी-कभी तो एक अकेली भुजा भी पूरी नई स्टारफिश बन सकती है। खाने की बात करें तो स्टारफिश बहुत चालाक है। ये सीप, क्लैम और मोलस्क जैसे जीवों को खाती है। लेकिन खाना खाने का तरीका भी अजीब है। ये अपने पेट को अपने शरीर से बाहर निकालती है, अपने शिकार पर लपेटती है और फिर पाचन करती है। सोचिए, पेट बाहर निकालकर खाना। स्टारफिश दुनिया भर में करीब 2000 से अधिक प्रजातियों में पाई जाती है। ये नीले, लाल, नारंगी, पीले और बैंगनी जैसे रंगों में भी होती हैं, जिससे ये समुद्र के अंदर और भी सुंदर दिखती हैं। इनका जीवन काल आमतौर पर 5 से 35 साल तक होता है। स्टारफिश समुद्र की सतह पर, चट्टानों के पास और मूंगे की चट्टानों के बीच पाई जाती हैं। यह एक बहुत शांत जीव है, लेकिन इसकी विशेषताएं वैज्ञानिकों को भी हैरान कर देती हैं। ये जीव हमें सिखाता है कि प्रकृति में हर जीव, चाहे छोटा हो या बड़ा, अनोखा होता है और जीवन की हर बनावट में कुछ खास बातें छिपी होती हैं। तो अगली बार जब आप समुद्र तट पर जाएं और आपको कोई सुंदर रंगीन तारा जैसी चीज दिखे, तो समझ जाइए वो है समुद्री तारा, यानी स्टारफिश, प्रकृति का एक जादुई उपहार। इसका नाम है केकड़ा, जिसे अंग्रेजी में क्रैब कहा जाता है। ये समुद्र, नदी, झील और यहाँ तक कि जमीन पर भी पाए जाते हैं। इनका चलने का तरीका, झाग छोड़ना और जबरदस्त पंजे, सब कुछ बड़ा दिलचस्प है।
केकड़े का शरीर एक कठोर कवच से ढका होता है जिसे कैरपेस कहते हैं। इसके पास 10 पैर होते हैं जिनमें आगे के 2 बड़े पंजे हथियार की तरह काम करते हैं। केकड़ा इन्हीं पंजों से शिकार पकड़ता है, खाना खाता है और दुश्मनों से लड़ता है। क्या आपने कभी देखा है कि केकड़ा हमेशा सीधे नहीं चलता? ये साइडवेज यानी बगल-बगल चलता है क्योंकि उसके पैरों की संरचना ऐसी होती है कि सीधा चलना उसके लिए मुश्किल होता है। लेकिन यही अंदाज उसे अनोखा बनाता है। जब खतरे का समय आता है तो केकड़ा अपने पंजों को ऊपर उठाकर लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है। इसके पंजे इतने मजबूत होते हैं कि ये खोलदार जीवों के कवच तक तोड़ सकते हैं। वहीं इसका कवच इसे शिकारियों से बचाता है, जैसे मछलियां, पक्षी या इंसान। क्या आप जानते हैं कि केकड़ा समय समय पर अपना पुराना कवच उतारकर नया बनाता है? इस प्रक्रिया को कहते हैं मोल्टिंग। ये तब होता है जब केकड़ा बड़ा हो रहा होता है और उसे पुराने कवच से बाहर निकलना होता है। दुनिया में केकड़ों की 4500 से अधिक प्रजातियां हैं। कुछ बहुत छोटे होते हैं, जैसे आपके नाखून जितने, और कुछ इतने बड़े कि एक नारियल तक तोड़ सकते हैं, जैसे कोकोनट क्रैब। कुछ केकड़े समुद्र की गहराइयों में रहते हैं, कुछ तट पर और कुछ तो पेड़ों पर भी चढ़ जाते हैं। तो दोस्तों, केकड़ा सिर्फ एक छोटा सा जीव नहीं, बल्कि एक जुझारू योद्धा है। अपने पंजों से लड़ना, चालाकी से चलना और समय आने पर खुद को नया बना लेना, ये सब इसे खास बनाता है। अगली बार जब आप समुद्र किनारे जाएं, तो जरूर नजर घुमाइए, कहीं रेत में छिपा कोई छोटा केकड़ा आपको देख तो नहीं रहा। आज हम बात करेंगे एक छोटे लेकिन बेहद दिलचस्प समुद्री जीव की। इसका नाम है झींगा मछली, जिसे अंग्रेजी में प्रॉन या श्रिम्प कहते हैं। यह समुद्र और नदी दोनों में पाई जाती है
और दिखने में भले ही सीधी सादी लगे, पर इसके अंदर छिपे हैं कई कमाल के राज। झींगे का शरीर 3 भागों में बंटा होता है, सिर, छाती और पूंछ। इनके पास 10 पैर होते हैं, जिससे यह पानी के अंदर तैरने और जमीन पर चलने दोनों में माहिर होते हैं। इनका शरीर एक कठोर खोल एक्सोस्केलेटन से ढका होता है, जो इन्हें सुरक्षा देता है। झींगा मछली अपने पूंछ के झटके से तैरती है, बिल्कुल किसी रॉकेट जैसी गति से। जब खतरा महसूस होता है तो यह झटके से पीछे की तरफ तेजी से भागती है, जिससे यह शिकारियों से बच जाती है। झींगा मछली समुद्र की सफाई कर्मचारी मानी जाती है। यह समुद्र के नीचे गिरे हुए सड़ेगले पौधे, जानवरों के टुकड़े और कीटाणुओं को खा जाती है। इससे समुद्री वातावरण साफ और संतुलित बना रहता है। झींगा समय समय पर अपना पुराना खोल छोड़ देता है और नया बनाता है। इस प्रक्रिया को कहते हैं मोल्टिंग। ये तब होता है जब झींगा बढ़ता है और पुराने खोल में फिट नहीं आता। दुनिया में झींगे की 2000 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। ये न केवल समुद्री पारिस्थितिकी में ज़रूरी हैं, बल्कि खाद्य और व्यापार के क्षेत्र में भी बेहद महत्वपूर्ण है। भारत में झींगा पालन, श्रिम्प फार्मिंग एक बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है। तो दोस्तों, झींगा मछली सिर्फ एक समुद्री जीव नहीं, बल्कि प्रकृति की एक शानदार रचना है। यह अपने आकार से कहीं ज्यादा बड़ा काम करती है, सफाई, पोषण, व्यापार और पारिस्थितिकी में संतुलन। अगली बार जब समुद्र की बात हो तो झींगा मछली को जरूर याद रखिए, जो छोटी जरूर है लेकिन बेहद खास है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी मछली की जो देखने में किसी सांप जैसी लगती है, लंबी, पतली और लहरदार चाल वाली। इसका नाम है ईल मछली, ईल फिश। कई लोग इसे देखकर डर जाते हैं,
लेकिन असल में यह समुद्र और नदियों में पाई जाने वाली एक रोचक और रहस्यमयी मछली है। इस मछली का शरीर लंबा और बेलनाकार होता है, बिल्कुल सांप की तरह। इसके पंख शरीर से जुड़े होते हैं, जिससे यह बड़ी आसानी से पानी में लहराती हुई आगे बढ़ती है। इसके शरीर पर छोटे छोटे स्केल्स होते हैं और कुछ इल मछलियां तो बिना पंखों के भी होती हैं। इल मछलियां समुद्र, नदियों, झीलों और दलदलों में पाई जाती हैं। कुछ प्रजातियां केवल मीठे पानी में रहती हैं, तो कुछ खारे पानी में। खास बात ये है कि कुछ इल मछलियां जिंदगी का एक हिस्सा समुद्र में और दूसरा नदियों में बिताती हैं। कुछ इल मछलियां बिजली भी पैदा कर सकती हैं। इन्हें इलेक्ट्रिक ईल कहा जाता है। ये अपने शरीर से 600 वोल्ट तक बिजली छोड़ सकती हैं, जिससे वो अपने शिकार को बेहोश कर देती हैं या दुश्मन से बच जाती हैं। इल मछली रात में ज्यादा सक्रिय होती है। ये धीरे धीरे शिकार के पास पहुंचती है और अचानक बिजली या जबड़ों से हमला करती है। ये कीड़े छोटी मछलियां और यहाँ तक कि पानी के कीट भी खा जाती है। कुछ इल प्रजातियां जैसे यूरोपियन इल हजारों किलोमीटर की यात्रा करके समुद्र में अंडे देती हैं। अंडों से बच्चे निकलते हैं और फिर वो वापस नदी की ओर लौटते हैं। ये सफर कई सालों तक चलता है, एक सच्चा जीवन चक्र। तो दोस्तों, इल मछली भले ही देखने में सांप जैसी लगे, लेकिन ये बेहद रोचक, शांत और प्रकृति की अद्भुत रचना है। यह हमें सिखाती है कि हर जीव की बनावट और तरीका अलग होता है और सभी का पर्यावरण में अपना खास स्थान होता है। अगली बार जब आप किसी इल मछली को देखें, डरे नहीं, जानिए और सराहिए। क्या आपने कभी किसी मछली को करंट मारते हुए देखा है? आज हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक ईल की, एक ऐसी मछली जो अपने शरीर से 600 वोल्ट तक बिजली पैदा कर सकती है।
यह न कोई मशीन है, न बैटरी, बल्कि प्रकृति की एक जिंदा करिश्मा है। इलेक्ट्रिक ईल दिखने में सांप जैसी लंबी और पतली होती है। इसका रंग हल्का भूरा या काला होता है और इसकी लंबाई 6 से 8 फीट तक हो सकती है। यह दक्षिण अमेरिका की अमेज़न नदी और उसके आसपास के इलाकों में पाई जाती है। अब सबसे बड़ा सवाल यह करंट कैसे बनाती है? इलेक्ट्रिक ईल के शरीर में खास तरह के सेल होते हैं जिन्हें इलेक्ट्रोसाइट्स कहा जाता है। जब यह सेल एक साथ सक्रिय होते हैं तो यह शॉक की तरह बिजली छोड़ते हैं, ठीक वैसे जैसे बैटरी करंट छोड़ती है। ईल इस करंट का उपयोग 2 कामों में करती है। पहला, शिकार को बेहोश करने के लिए। जब कोई मछली उसके पास आती है तो वह बिजली छोड़ती है जिससे शिकार चौंक कर वहीं रुक जाता है। दूसरा, दुश्मनों से खुद को बचाने के लिए। अगर कोई उसे पकड़ने आए तो सीधा झटका। इलेक्ट्रिक ईल दिन में ज्यादातर मिट्टी या चट्टानों के नीचे छिपी रहती है और रात को बाहर निकलती है। यह शिकार करने के लिए अंधेरे और गंदले पानी का इस्तेमाल करती है, जहां इसके शॉक से बचना मुश्किल होता है। हाँ, अगर कोई इंसान इसके संपर्क में आए तो उसे तेज करंट का झटका लग सकता है। हालांकि ये मछली इंसानों पर हमला नहीं करती, लेकिन अगर डर जाए तो करंट दे सकती है। कई बार लगातार शॉक से जानवर या इंसान बेहोश तक हो सकते हैं। तो दोस्तों, इलेक्ट्रिक ईल सिर्फ मछली नहीं बल्कि एक जिंदा पावर स्टेशन है। यह हमें सिखाती है कि प्रकृति में कितने अनोखे और शक्तिशाली जीव छिपे हुए हैं। अगली बार अगर कोई कहे करंट मारने वाली मछली, तो समझ जाइए बात हो रही है इलेक्ट्रिक ईल की।